अंकित कुमार भारती। केमिस्ट्री मैथ का ऑनलाइन क्लास हो नहीं रहा है। मैथ का तो हो ही रहा है। हाँ, तो सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं ना हो रहा है। मैथ 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 का टाइमिंग है तुम्हारा 11 से 12। हम्म। केमिस्ट्री का होगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि हम बताए थे ना कल ही कि सर के माँ की तबीयत खराब है, तो वो हॉस्पिटल गए हुए हैं, तो इसके कारण से नहीं हो पा रहा है। अब अभी रूम रूम पर है ही नहीं वो, इसके कारण से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, होगा क्लास। और सब जल्द आएगा। 5 मिनट सबके लेट आदत है ना। अब कल से ध्यान देना। लास्ट में हम बता देंगे सबको कि 5 मिनट पहले सब आके जुड़ जाएगा। ठीक है। कल बताए थे हम, स्टार्ट करते हैं कि जी बराबर, जब हम ऊपर जाते हैं तो जी डैश बराबर चेंज किस प्रकार से करता है, 1 - 2h/r से। और जब नीचे जाते हैं, पृथ्वी के डेप्थ में जाते हैं, तो जी डैश बराबर चेंज करता है जी 1 - d/r से। यानी कि दोनों आर्थिक कंडीशन में चेंज करता ही करता है। ये था। और तुम्हारा जब हम हाइट पर जाते हैं, पृथ्वी के तल से ऊपर जाते हैं, तब के लिए ये वाला था। और पृथ्वी के तल से नीचे डेप्थ में जाते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला था। ठीक है। अब ध्यान देना। अब ध्यान देना, क्या होता है कि पृथ्वी हम जानते हैं कि अपने अक्ष पर, जैसे में पृथ्वी है तो अपने अक्ष पर भी क्या इस प्रकार से घूमते रहती है, इस प्रकार से ऐसे घूमते रहती है, जिसके कारण दिन रात होता है, दैनिक गति जिसको कहते हैं। ठीक है। तो उसके घूमने के कारण भी उस पर डिपेंड करता है जी का वैल्यू। ठीक है। जी का वैल्यू डिपेंड करता है। और वो जी का वैल्यू जो होता है, यदि हम जी का वैल्यू डिपेंड करता है घूर्णन गति पर, यदि उसका घूर्णन गति क्या करते हैं हम बढ़ाएंगे, तो जी का वैल्यू क्या हो जाता है, कम जाता है। जी का वैल्यू कम जाता है। और घूर्णन गति को हम घटाएंगे तो जी का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है। उसका फॉर्मूला बताते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है तुम्हारा कि जी डैश बराबर जी डैश बराबर ऐसे ध्यान रखना। मान ली कि घूर्णन गति के कारण अच्छी जो होगा, वो होता है G - ω² r cos फाइव। ठीक है। cos फाइव या cos थीटा। ठीक है, थीटा कर दो। तो इस कंडीशन में देखो, यदि ये ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, एक कोणीय वेग है। क्या है, कोणीय वेग। ठीक है। तो यदि हम ओमेगा का वैल्यू, कोणीय यानी घूर्णन अपने अक्ष पर जो घूमती है ऐसे पृथ्वी, उसका वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये टोटल वैल्यू बढ़ जाएगा। टोटल वैल्यू बढ़ेगा ना। और जब ये टोटल वैल्यू बढ़ेगा, तो इसमें से जी में से घटेगा। अब जी में से घटेगा तो ओवरऑल ये जी डैश का वैल्यू क्या होगा, घटेगा ही ना। यानी कि हम यदि कोणीय वेग को बढ़ा रहे हैं, उसका घूर्णन गति को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं पृथ्वी का, तो इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान में क्या होगा, घटेगा। ठीक है। और यहीं पे यदि कोणीय वेग को यानी घूर्णन गति को कम करेंगे, तो यहाँ पे जी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू कम जाएगा। तो कोई भी संख्या में से कम संख्या को घटाएंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि कोणीय वेग बढ़ाने से जी का वैल्यू घट जाता है, और कोणीय वेग घटाने से जी का वैल्यू घट बढ़ जाता है। ठीक है। अब ध्यान दो। अब कितना बढ़ता है ये तो
ध्यान देना, ये फॉर्मूला सॉरी मिटा दिए हैं। तो इसको नोट डाउन कर लेना है, सिर्फ वही जहां तक लिखवाए थे वो नोट डाउन कर देना है। ऐसे हेडिंग बना देते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण ऐसे करते हैं, पृथ्वी के घूर्णन गति से गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव। सभी को आवाज आ रहा है जी? आवाज आ रहा है? चलो बंद करो आप सब। पृथ्वी के घूर्णन गति से गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव। तो हम जानते हैं कि यदि हम मानते हैं कि माना कि पृथ्वी का घूर्णन गति और ओमेगा हो, ठीक है, और ओमेगा घूर्णन पर ऐसे छोड़ो, ओमेगा हो, ठीक है, और रेडियस हम जानते हैं कि क्या है, आर होता है। तो जी डैश बराबर होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अतः अतः पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है तथा घटाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। वो चलेगा तो फिर कर लेना, अभी तो नहीं चल रहा होगा ना? अरे ऐसे कैसे? अभी चल रहा है सर, इन्फॉर्म किए थे तुम लोग के? तो हमको भी इन्फॉर्म नहीं कि, नहीं हमको भी इन्फॉर्म नहीं किए हैं वो। अ, सर को बोलो कि सर अभी टाइमिंग है फिजिक्स का, फोन करके कोई बोल दो। अब देखो, घूर्णन गति को यदि हम पृथ्वी के अभी वर्तमान जो घूर्णन गति है, जैसे में हम कहते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक बार परिक्रमा कर लेती है अपने अक्ष पर, जिसके कारण से दिन और रात होता है, ठीक है। तो यदि जिस गति से अभी घूर रही है पृथ्वी उसके 17 गुना बढ़ा दिया जाए तो जी का वैल्यू जो है क्या होगा ना, वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे, यही पॉइंट लिखेंगे कि यदि पृथ्वी के वर्तमान अरे बंद करो माइक जी, घूर्णन गति के 17 गुना कर दिया जाए तो
गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि पृथ्वी का घूर्णन गति के अभी वर्तमान जो घूर्णन गति है, ये वर्तमान घूर्णन गति है, उसको 17 गुना कर दिया जाए तो ये जो जी का मान जो है यहां से निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए, तो ये था जी के मान में कैसे कैसे परिवर्तन होता है। तो पूरा समरी समझ लीजिए। जब हम बोले कि पृथ्वी के तल की बात करें तो पृथ्वी के तल पर भी घूर्णन, ये जी का वैल्यू क्या होता है, घटता बढ़ता है। जब हम ध्रुव पर रहते हैं तो जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, और ध्रुव से जैसे जैसे विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो क्या होता है, जी का वैल्यू घटता है। उसके बाद जब हम पृथ्वी के तल से ऊपर जाते हैं तभी जी का वैल्यू घटता है। और किस किस प्रकार से घटता है उसका फॉर्मूला ड्राइव करके बता दिए हैं। उसी प्रकार से जब हम पृथ्वी के तल के नीचे जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तभी ये जी का वैल्यू क्या होता है, घटता है। ठीक है, और जब हम पृथ्वी के घूर्णन गति की बात करें तो जब घूर्णन गति को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तभी जी का वैल्यू क्या होता है, घटता है। और जब घूर्णन गति को कम करेंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये पूरा नोट पॉइंट लिखा दिए हैं। अब एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट क्या लिखवाए हैं कि अभी जो वर्तमान घूर्णन गति है पृथ्वी का, उससे यदि हम 17 गुना बढ़ा दें तो उस कंडीशन में ये जो पृथ्वी पर जो भी वस्तु है वो उसका भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान शून्य हो जाएगा, तभी ना भार शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ लिखे हैं यदि पृथ्वी के वर्तमान घूर्णन गति के 17 गुना कर दिया। हाँ, क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। आवाज सभी को जा रहा है जी? एक और चलो, तो यहां तक क्लियर हो गया है, यहां तक क्लियर है ना। अब इसको इसको स्क्रीनशॉट लो या लिखो, जल्दी करो। सभी लोग कर लिया? चलो मिटाते हैं तो। बंद करो माइक। पलायन वेग, ठीक है, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। ध्यान देना, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है कि हम मान लेते हैं, ऐसे करते हैं कि ये पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी मान लेते हैं, तो पृथ्वी का हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना कि
इसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो कहीं भी जाएंगे तो पृथ्वी उसको खींच लाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होगा जहां पे, मतलब कहने का मतलब है कि कोई सर्टेन एरिया होगा, या फिर कोई भी ग्रह का या कोई भी आकाशीय पिंड का एक सर्टेन एरिया होगा। वो क्या एरिया होगा कि उस एरिया तक ही यदि कोई वस्तु रहेगा तो उसको क्या करेगा, अपनी ओर खींच पाएगा। ठीक है, अपनी ओर खींच पाएगा। और यदि मान लेते हैं कि जैसे में हम ऐसे कहें कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का ये यहां तक मान ली कि कोई वस्तु रहेगा तो इस एरिया तक क्या कर सकता है, वो कोई वस्तु यदि रहेगा तो वो अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा। लेकिन जब हम ऐसा क्या हो सकता है कि जब हम इस एरिया से भी बाहर निकल जाएंगे तो क्या ये वस्तु को खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। तो ये एरिया कहलाता है गुरुत्वीय क्षेत्र। जो एरिया पर जिस एरिया में रहते हुए कोई वस्तु अपनी ओर किसी वस्तु को खींच लेता है, तो उस एरिया को कहेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र। ठीक है, और जब गुरुत्वीय क्षेत्र से भी बाहर निकल जाता है तो वो वस्तु अपने और क्या कर सकता है, खींच नहीं सकता। जैसे ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, तो अर्थ का एक मान लेते हैं कि ये गुरुत्वीय क्षेत्र है। अब गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चल जाएगा तो इस वस्तु को अपने ओर नहीं खींच पाएगा। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है कि वह न्यूनतम वेलोसिटी, वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी मतलब अर्थ से, यदि मान लो कि अर्थ है या किसी आकाशीय पिंड से हम यदि उसको फेंके ऊपर की ओर, तो वो वापस इस गुरुत्वीय क्षेत्र में ना आए, वो वापस नहीं हो जाए, यहां से पलायन कर जाए। ठीक है, तो उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे, पलायन वेग कहेंगे। उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे, पलायन वेग कहेंगे। फिर से समझ लो कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी किसी आकाशीय पिंड से यदि हम कोई वस्तु को फेंकते हैं तो वो वहां से पलायन कर जाए, वो वस्तु क्या हो जाए, पलायन कर जाए। जैसे में हम कहें कि इसको यदि हम फेंकते हैं इतना वेलोसिटी से कि ये दोबारा पृथ्वी पर आए ही नहीं, ये वस्तु दोबारा पृथ्वी पर आए नहीं, तो वो जो न्यूनतम वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी क्या कहलाएगा, पलायन वेग कहलाएगा। और पृथ्वी के लिए क्या होता है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि कोई वस्तु को यदि यहां से हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंके तो ये वस्तु या कोई भी वस्तु वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। वो क्या कहलाएगा, वो सब बताएंगे, सब बताएंगे, अभी टेंशन मत लो। आगे पलायन वेग समझ लो क्या होता है। ठीक है, पलायन पलायन वेग समझ लो, उसके बाद सब बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम लिखें, इसका डिफिनेशन लिखें, डिफिनेशन है मैंने, चलो लिखते हैं। वह न्यूनतम वेग वह न्यूनतम वेग जिससे पिंड को ऊपर फेंकने पर गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाए तो उस वेग को
पलायन वेग, बंद करो जी, तो पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊपर फेंकने पर गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाए, तो उस वेग को क्या कहेंगे? पलायन वेग कहेंगे। इसे जनरली किससे डिनोट करते हैं? इसे जनरली अरे कौन माइक ऑन कर रहा बार बार जी? इसे सामान्यतः VE द्वारा, अरे इधर आवाज आ गली में बेचने, तो उसको बंद नहीं ना करवा सकते हैं। इसे सामान्यतः, हाँ, इसे सामान्यतः VE द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इसमें मेन नोट पॉइंट होता है, यदि हम मानते हैं कि यदि किसी आकाशीय पिंड, जैसे में कोई भी अति रहे, तो आकाशीय पिंड का त्रिज्या यदि r है, त्रिज्या यदि r है, और वहां पे गुरुत्वीय त्वरण g है, ठीक है, हम ऐसे करते हैं, लिख देते हैं, यदि किसी आकाशीय पिंड का त्रिज्या r तथा उस पर गुरुत्वीय त्वरण g हो, तो उस आकाशीय पिंड का पलायन वेग VE बराबर जो होता है √2GR होता है, जहां पे G क्या है? उस आकाशीय पिंड का गुरुत्वीय त्वरण है, और R क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, तो VE बराबर क्या हो जाएगा? √2GR हो जाएगा। ठीक है, √2GR हो जाएगा। तो अब ध्यान दो कि हम क्या लिखे थे कि G बराबर क्या है, एक फॉर्मूला लिखे थे, GM बटा R²। यदि पृथ्वी होगा तो GME लिख सकते हैं ना ऐसे। तो यही वाला फॉर्मूला हम लिखते हैं कि चूंकि G बराबर इतना, ठीक है, इसीलिए VE बराबर क्या हो जाएगा? G का वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, 2 इंटू, मेनली फॉर्मूला ये वाला याद रखना है। ठीक है, GM इंटू R बटा R², ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा? एस्केप वेलोसिटी बराबर √2GM बटा R। यदि किसी आकाशीय पिंड का द्रव्यमान पता है हमको, जैसे में आकाशीय पिंड कहने का मतलब क्या है कि चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? आकाशीय पिंड है। तो उसका द्रव्यमान पता है और उसका त्रिज्या पता है, और जी का वैल्यू तो हम जानवे करते हैं कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो उस कंडीशन में हम उस आकाशीय पिंड का एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नहीं तो यहां से यदि जी का वैल्यू, गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू पता है और आर का वैल्यू पता है, तो वहां से भी निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं आसानी से। अब हम नोट पॉइंट लिखाते हैं कि ध्यान दो, सबसे पहले बात है ना कि हमेशा जनरली क्या होता है कि जनरली तुम्हारा ये इसका एस्केप वेलोसिटी का यूनिट जो होता है किलोमीटर पर सेकंड में ही होता है जनरली। ठीक है, तो यहां से यदि हम कहें कि क्या कहते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान और उसका त्रिज्या इसमें पुटअप करेंगे, या इसमें पुटअप करेंगे, तो यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी का मान आ जाता है इस
पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब चंद्रमा के देख लेते हैं। तो चंद्रमा का जो होता है, जैसे में हम यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं कि हम जानते हैं कि हम चंद्रमा पर के गुरुत्वीय त्वरण जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 होता है ना। अब हम जानते हैं कि इसका पलायन वेग कितना होता है, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है ना। तो हम निकाल सकते हैं आराम से कि मून का पलायन वेग कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, √2 g/, और ये मून के लिए हो जाएगा। चलो छोड़ो, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग, ठीक है। कैलकुलेशन करके लास्ट में बता देंगे। तो हम लिख देते हैं चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। देखो एक चीज और पूछता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि चंद्रमा पर पलायन वेग इतना कम क्यों है। तो चंद्रमा पर पलायन, वो थोड़ा मोड़ा हो सकता है वेरी करेगा, ठीक है। 2.4 किलोमीटर जनरली किलोमीटर पर सेकंड होता है, वो वेरी कर सकता है, 0.5 0.05 ऐसे वेरी कर सकता है। या देखो इसको जनरली ऐसे लिख सकते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी दे सकता है, 2.37 देता है, 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। 2.4 लिखे या 2.37 लिखे, दोनों लगभग लगभग, मतलब इसको राउंड ऑफ में करते हैं तो उतना ही हो जाता है ना। तो इसीलिए दोनों लिख सकते हो तुम, 2.37 भी लिख सकते हो या 2.4 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ध्यान दो, ऐसे पूछता है कि चंद्रमा पर इतना कम पलायन वेग होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो वहां सबसे बड़ा कारण क्या है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल कहने का मतलब वहां के वायु नहीं है, ठीक है। तो वायुमंडल नहीं होने के कारण चंद्रमा पर पलायन वेग बहुत कम हो जाता है। जैसे में हम यहाँ से किसी वस्तु को फेंकते हैं ना, तो वायुमंडल के कारण उसमें क्या होता है कि मतलब रेसिस्टेंस उत्पन्न होता है, जिसके कारण से उसका पलायन वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन चंद्रमा पर वहां पे कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं है। तो कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं होने के कारण कोई वस्तु को यदि यहाँ से फेंकेंगे तो उसमें वायुमंडल के कारण कोई रेसिस्टेंस होगा ही नहीं। तो इसके कारण से उसका पलायन वेग क्या होता है, कम होता है। और वो कितना होता है, 2.37 या 2.4 किलोमीटर पर सेकंड हम कह सकते हैं, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ गया, समझ में। चलो चलो इसको स्क्रीनशॉट करो, या फिर थोड़ा सा रुक जाओ, ऊपर में हम नोट पॉइंट और लिख देते हैं। यदि हम कहें कि वायुमंडल का पलायन वेग क्या होगा, कहने का मतलब जितना वायुमंडल यहाँ पे है, ठीक है, वायुमंडल से हम पूरा फेंकना चाहेंगे दूर, हम मतलब कहना चाहेंगे पलायन करवाना चाहते हैं किसी वस्तु को, किस वेग से हम फेंके कि पूरा वायुमंडल से पलायन कर जाए। तो हम कहते हैं कि वायुमंडल का पलायन वेग, वायुमंडल का पलायन वेग कितना होता है, 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 42 किलोमीटर, ठीक है। चलो, अरे सूर्य से पूछता नहीं है जनरली। देखो जहां तक तुमको बता दें तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पृथ्वी का, उसके बाद तुमको चंद्रमा का होगा, ठीक है।
और थोड़ा मोड़ा जानने के लिए होता है, तो ये इम्पोर्टेंट उतना है नहीं, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि मतलब एक जानकारी रखने के लिए पूछ देता है कि हाँ बताइए कि कितना होता है, तो 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, नहीं हो रहा है? जल्दी करो। मिटा दे। इसका न्यूमेरिकल के बुक है तुम लोग के पास? नहीं है? अरे तुम लोग बंद करो, बहुत ज्यादा तुम लोग की आवाज आता है। तो अरिहंत में तो ग्रेविटेशन दिया हुआ ही नहीं है। चलो देखेंगे, यदि क्वेश्चन रहेगा ना तो हम भेज देंगे तुम लोग के ग्रुप में, अच्छा टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, ठीक है? व्हाट्सएप पर नहीं जाता। टेलीग्राम, टेलीग्राम पर भी नहीं जा रहा। अच्छा चलो, हम देखेंगे, हो सकता है कि ओनली एडमिन करल होगा। ठीक है, उसको सेटिंग में चेंज करना पड़ेगा हमको। अब समझते हैं कक्षीय वेग। ठीक है, कक्षीय वेग किसको कहते हैं? तो उपग्रह किसको कहते हैं, ये पता है? उपग्रह, उपग्रह, उपग्रह होता है वैसा आकाशीय पिंड जो जो आवाज इको हो रहा है क्या? आवाज अब जा रहा है? सही जा रहा है? उपग्रह किसको कहते हैं कि वैसा आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, अपनी कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसको क्या कहेंगे, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, अब उपग्रह जो है कक्षीय वेग उसी से रिलेटेड है, कि जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में क्या करता है? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? जा रहा आवाज जी? कंफर्म करो। जा रहा
आवाज यार, तुम लोग की आवाज यहाँ आ ही नहीं रहा है। अरे कोई कोई कॉल कर देता है यार मोबाइल पर, और मोबाइल पर कॉल कर देता है तो फिर आवाज ही नहीं आता है तुम लोग के। का- कक्षीय वेग, देखो कक्षीय वेग, कक्षीय वेग किसको कहते हैं? वह न्यूनतम वेग जिससे कोई उपग्रह अपने कक्षा में चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा करते रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कक्षीय वेग बोलेंगे। जैसे में हम मानते हैं कि ये क्या है, ये मान लेते हैं कि पृथ्वी है, तो हम जानते हैं कि ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, चंद्रमा चक्कर अपना कक्षा में क्या करता है, ये मान लेते हैं मून है, ये मून है। तो चंद्रमा अपने, आवाज नहीं आ रहा है, बंद करो, माइक बंद करो सब। देखो अर्थ जो है, मान लेते हैं, देखो ये अर्थ है, तो अर्थ क्या करता है, अर्थ के चारों ओर चंद्रमा क्या करता है, अपने चारों ओर, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। तो हम कक्षीय वेग उसी को कहते हैं, चंद्रमा जिस वेग से ये अर्थ के चारों ओर घूम रही है, ठीक है, तो उसी वेग को क्या कहेंगे, कक्षीय वेग कहेंगे। तो ये तो अर्थ और मून के लिए बोले। अब कोई भी उपग्रह हम बोले, कोई भी वैसा सैटेलाइट, या तो सैटेलाइट कितने प्रकार का होता है, उपग्रह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, यानी कि प्राकृतिक उपग्रह, और एक होता है कृत्रिम उपग्रह। जैसे में हम लोग जो भेजते हैं, जैसे इसरो वगैरह भेजता है, हम लोग सुनते हैं ना कि इतना सैटेलाइट को भेजा, तो ये सब जो मानव द्वारा भेजा गया उपग्रह होता है, वो क्या क्या होता है, कृत्रिम उपग्रह होता है। और जो नेचुरल, जैसे में कि उस वो पहले से किसी भी ग्रह के चारों चक्कर लगाते रहता है, उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। जैसे में चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि प्राकृतिक उपग्रह है, बस एक ही उपग्रह है, ठीक है। इस प्रकार से प्राकृतिक उपग्रह, तो हम कहते हैं कि उपग्रह का वह वेग जो किसी ग्रह के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है, उसको क्या बोलेंगे, कक्षीय वेग बोलेंगे, ठीक है। तो हम डिफिनेशन यदि लिखना चाहेंगे, डिफिनेशन यदि लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि, हाँ, मार्कर चल नहीं रहा, जिस वेग से कोई उपग्रह किसी ग्रह के कक्षा में चारों ओर, माइक बंद करो जी, चक्कर लगाते रहता है, उस वेग को कक्षीय वेग कहते हैं, ठीक है। जिस वेग से कोई उपग्रह किसी ग्रह के कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, उस वेग को कक्षीय वेग कहते हैं। और ये जो होता है एक न्यूनतम वेग होता है, ठीक है। वो न्यूनतम वेग, इसको इसे इसे भी ओ से सूचित किया जाता है। अब हम मान लेते हैं कि ये जैसे में अर्थ है, तो अर्थ का गुरुत्वीय त्वरण जी है, ठीक है। अब इसका रेडियस
आर है। तो इस अर्थ के चारों ओर जिस वेग से चारों ओर क्या करेगा, ये चक्कर लगा सकता है, उसको हम कैसे हम डिनोट कर सकते हैं कि कक्षीय वेग बराबर होता है रूट अंडर जी आर होता है, रूट अंडर जी आर होता है। एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग का क्या होता था फॉर्मूला, रूट अंडर 2 जी आर होता था। लेकिन यहाँ पे कक्षीय वेग कहेगा तो कक्षीय वेग का फॉर्मूला सिंपल क्या हो जाता है, रूट अंडर जी आर होता है। ठीक है, रूट अंडर जी आर हो जाता है। ठीक है, अब फिर से हम जानते हैं कि जी बराबर क्या होता है, जी एम बटा आर स्क्वायर। तो जी एम बटा आर स्क्वायर हम पुटअप करेंगे, इसीलिए वी ओ बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर जी एम बटा आर स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कैंसिल आउट, यानी कि वी ओ बराबर क्या हो जाएगा, जी एम बटा आर। यहां से ये चीज हमको निकल गया। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है कक्षीय वेग का। कक्षीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर जी आर, और यदि इसके मास के टर्म में देखें तो रूट अंडर जी एम बटा आर होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को, बताओ। चलो, इसको इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद हम आगे बताते हैं, रिलेशन बताते हैं थोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशन। अरे वेग हमेशा क्या होता है, किलोमीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं या मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, कोई कुछ में भी लिख सकते हैं। वेग जनरली मीटर पर सेकंड में ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो होता क्या है कि जनरली कोई उपग्रह होता है जो एक बहुत बड़ा आकाशीय पिंड के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, तो मीटर पर सेकंड बहुत छोटा यूनिट हो जाता है, एक तरह से कह सकते हैं कि, ठीक है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है कोई उपग्रह, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे मतलब कि बहुत ज्यादा एरिया कवर करना होता है। जैसे परिधि के कह सकते हैं तो 2 पाई आर प्लस एच के हो सकता है, जिसमें एच क्या होता है, एच जिस मतलब ये त्रिज्या हो गया, और पृथ्वी के तल से ये ऊंचाई हो जाता है। तो इतना परिधि कवर करना पड़ता है, मान लीजिए 24 घंटे में कवर किया तो बहुत ज्यादा एरिया हो जाता है। तो इसलिए जनरली कभी कभी किलोमीटर पर सेकंड में भी ले लेते हैं, तो कोई में भी इसमें ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। ठीक है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड, वो तो तुम देखो यहाँ पे निकलेगा कैसे, तुम क्या पुटअप कर रहे हो यहाँ पे। मान ले कि आर का वैल्यू क्या में पुटअप करोगे, मीटर में पुटअप करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ जब ये वाला फॉर्मूला लगाएगा ना, या फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएगा, तो हमेशा मीटर पर सेकंड में ही आएगा। क्यों आएगा, अब बताते हैं क्यों आएगा। क्योंकि जैसे में जी का वैल्यू तो जब भी रखोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखोगे, है ना। तो आर के तो ये वो मीटर में है, तो आर को किलोमीटर में तो नहीं ना रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, तो इसको मीटर में ही रखना पड़ेगा। तो जो भी आंसर आएगा तुम्हारा मीटर पर सेकंड में आएगा। इसी प्रकार से यहाँ इसका यूनिट जो होता है, जी का वैल्यू जब पुटअप करते हैं तो ऐसा यूनिट में पुटअप करते हैं। ऐसा यूनिट में करने का मतलब है मीटर में पुटअप करेंगे। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर में पुटअप करेंगे। तो जब भी आर का वैल्यू यहाँ भी पुटअप करेंगे तो मीटर में ही लेना पड़ेगा। तो मीटर में लेना पड़ेगा, तो जो भी वैल्यू आएगा वो किलोमीटर में नहीं लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा तो मीटर पर सेकंड में ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए जनरली मीटर पर सेकंड हम ले सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाएं। चलो मिटाते हैं। चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कितने दिन में एक चक्कर लगाता है, कोई बता सकता है। अरे चंद्रमा की बात बोल रहे हैं, ऐसे लिखो, चंद्रमा
चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन 8 घंटा में चक्कर लगाता है। ठीक है, 27 दिन 8 घंटा में चक्कर लगाता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं सुनते होंगे कि जैसे हिंदी हिंदी वर्ष में होता है, तो हिंदी वर्ष में सुनते होंगे कि मलुमास लगता है। सुनते हैं ना, हम लोग के देहाती एरिया में बोलते हैं कि मलुमास लग गया, यानी कि एक महीना एक्स्ट्रा। जैसे मैं मान लें कि अभी कौन सा हिंदी मंथ के अनुसार कौन सा मंथ चल रहा है? कार्तिक, सॉरी नहीं कार्तिक, अरे बैसाख है। हाँ बैसाख, हाँ बस बैसाखी होगा, बैसाखी होगा। ठीक है, तो सुनो, अब माइक बंद करो। तो कहते हैं ना कि कभी कभी 2 बार जैसे में आसीन है, तो आसीन 2 बार लग जाता है। ठीक है, तो वो इसी कारण से लगता है कि हम लोग जो वो वाला जो दिन गिनते हैं, ये चंद्रमा के दिन से गिनते हैं। तो देखो, तो हम ऐसे तो जनरली हम मानते हैं कि 30 दिन का होता है, 30 दिन का होता है ना, लेकिन ये जो है 27 दिन 8 घंटा में ही ये एक चक्कर लगाता है। तो 3 दिन इधर से कम गया, 3 दिन नहीं 2 दिन, और कितना कम गया? 16 घंटा कम गया ना। तो यही कुछ दिन के बाद क्या होता है कि वो 1 महीना एक्स्ट्रा, मतलब 1 महीना कम जाता है। तो इसके कारण से कहते हैं कि एक मंथ का क्या लगा है? मलुमास लगा है। ठीक है, जैसे में आसीन है तो आसीन 2 बार लगेगा, या तो कार्तिक है तो कार्तिक 2 बार होगा। यही कारण से, क्योंकि हमारा जो हिंदी हिंदी माह होता है, वो चंद्रमा के गति के अनुसार क्या करता है? काउंट होता है। तो इसी कारण से हम कहते हैं कि कभी कभी कहते हैं कि मलुमास लगता है। अब समझ में आया क्यों मलुमास लगता है, क्यों एक्स्ट्रा मंथ होता है? इसी के कारण होता है, इसी के कारण होता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि हम लोग हाँ, सुनो सुनो, हम लोग जनरली क्या मानते हैं कि मानते ये हैं कि 15 दिन का अथी होता है, अंधेरिया रात होता है, 15 दिन का इंजोलिया रात होता है। ऐसे मानते हैं ना, ऐसे मानते हैं ना, है ना? बाकी 15 दिन का एग्जैक्टली तो नहीं होता है, ये 27 दिन 8 घंटा में ये पूरा ऐसे दिखता है। तो इसी के कारण से 15 दिन 15 दिन 30 दिन हो जाता है। तो 3 दिन 2 दिन और 16 घंटा कहाँ गया? तो उसी को काउंट करके 1 महीना एक्स्ट्रा लगा दिया जाता है। फिर कभी कोई भी जब पूर जाता है, पूरा हो जाता है एक बार, तो 1 महीना एक्स्ट्रा लग जाता है। ठीक है, चलो, तो इसको ध्यान में रखना, नोट कर सकते हो। रिलेशन बिटवीन escape velocity and orbital velocity। माइक बंद करो जी, किसका है? नहीं दिख रहा है? ऐसे कहा कहता है जी? देखो, बंद करो, सब हो गया अब। तुम्हारा नेटवर्क इशू है। अरे तुम बंद करोगे आगे पहले थे अपना माइक? सबके हम बंद कर रहे हैं, ठीक है? कौन है जी? नहीं, कैसे आ रहा? तुम अपना कनेक्शन चेक करो।
देखो रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग और ऑर्बिटल वेग के बीच में क्या करते हैं, हम रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग बराबर क्या होता है, वी ई बराबर रूट अंडर 2 g r होता है। और कक्षीय वेग यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी वी ओ बराबर होता है रूट अंडर g r होता है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। तो समीकरण फिर से कौन ऑन कर लिया जे 1/2 से VE बटा V नोट बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2GR बटा रूट अंडर GR हो जाएगा ना। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, V बटा V नोट बराबर रूट अंडर को अलग करते हैं और रूट अंडर 2GR रहने देते हैं, बटा में रूट अंडर GR, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से हम कहते हैं कि एस्केप वेलोसिटी जो होता है रूट अंडर 2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई भी उपग्रह जो है, जो अपने कक्षा में जिस वेग से वो चलते रहता है, यदि उसका वेग क्या करते हैं √2 गुना हम बढ़ा दें, तो वो क्या करेगा, वो अपने कक्षा को छोड़कर वो पलायन कर जाएगा वहां से, अपने कक्षा को छोड़कर क्या करेगा, पलायन कर जाएगा। जैसे मैं अभी ये जो फिगर बनाया हुआ था, जैसे में ये मान लेते हैं कि अर्थ है। ठीक है, ये क्या है, अर्थ है। अब अर्थ के क्या है, चारों ओर ये मून चक्कर लगा रहा है इस प्रकार से। ठीक है, ये मून चक्कर लगा रहा है, तो इसका वेग अभी कक्षीय वेग कितना होगा, रूट अंडर GR, जहां पे G क्या है, इसका गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी का, और R भी त्रिज्या है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यदि इसका कक्षीय वेग को हम √2 गुना कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, अपने कक्षा को छोड़कर यहां से एस्केप कर जाएगा, यानी कि यहां से पलायन कर जाएगा, ये अपने कक्षा में नहीं रहेगा। तो यहां से यही आपका कंक्लूजन निकलता है। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग √2 गुना बढ़ा दिया जाए, तो वह उपग्रह अपनी कक्षा छोड़कर क्या होगा, पलायन कर जाएगा, पलायन कर जाएगा। ठीक है, अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाएगा। हाँ, √2 गुना, यदि देखो रिलेशन क्या आ रहा है, एस्केप वेलोसिटी बराबर √2 गुना इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी आ रहा है, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम √2 गुना हम कर देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, एस्केप वेलोसिटी बन जाएगा। और एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि वह न्यूनतम वेग जिससे वो अपने गुरुत्वीय क्षेत्र से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, वह न्यूनतम वेलोसिटी जिससे कोई पिंड जो है कि आकाशीय पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो जब हम √2 गुना कर रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का, तो वो आकाशीय पिंड के बाहर हो जाएगा, यहाँ एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, यानी कि वो क्या होगा, अपने कक्षा को छोड़कर बाहर चला जाएगा। यही चीज को लिखे हैं कि अतः कि यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग √2 गुना बढ़ा दिया जाए, तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। ठीक है, अब यही चीज कभी कभी परसेंटेज में पूछ देता है कि कितना परसेंट बढ़ाया जाए, तो इसको आगे स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद परसेंटेज में हम बताते हैं कितना परसेंट बढ़ाएंगे, तो ऐसे इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ तो ठीक है, वीडियो दिख रहा है, तो हमको हमको लग रहा है ना कि तुम लोग का नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कभी देखो
हाँ, अरे √2 गुना बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह इधर फिर लिखा हुआ, इस तरफ लिखा हुआ, देखो इस तरफ, अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाएगा। हाँ भाई, गरीब आदमी के मोबाइल के कैमरा कैमरा। अरे तुम अपना नेटवर्क सही करो ना जी। यहाँ हमको दिख रहा है, अच्छा है। चलो ठीक है, अपना डिस्कशन। अरे डिस्कशन बंद करो और लिखो। चलो रिकॉर्डेड वीडियो फिर देख लेना। मिल रहा है ना रिकॉर्डेड वीडियो सबके यहीं पर? हाँ ठीक है। तो वह उपग्रह अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाएगा। अब देखो, कहते हैं कि परसेंटेज कितना बढ़ाया जाए, परसेंटेज में क्या होगा। तो हम जानते हैं कि VE बराबर रूट अंडर क्या हो रहा है, 2V0 है, ठीक है। VE बराबर, इसको लिखें तो 1.41 लिख सकते हैं, √2 को 1.41 लिख सकते हैं, V0। हम जानते हैं कि क्या होता है, तो हम ऐसे करते हैं कि कक्षीय वेग में वृद्धि निकालते हैं। तो कक्षीय वेग क्या होता है, V0 होता है, और ये एस्केप वेलोसिटी कितना है, 1.41 है, ठीक है। तो कक्षीय वेग में वृद्धि बराबर निकाले हैं तो 1.41 V0 माइनस V0 हो जाएगा, होगा ना। यहां से V0 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो 1.41 माइनस 1 हो जाएगा। यहां से ध्यान दो कि यदि हम वृद्धि निकालते हैं, वृद्धि बराबर, ऐसे डायरेक्ट वृद्धि बराबर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, V0 इंटू, अरे बंद करो ना माइक जी, क्या हो जाएगा, 0.41 हो जाएगा। 0.41 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, तो हम निकालते हैं कि कक्षीय वेग में परसेंटेज वृद्धि कितना हुआ। परसेंटेज वृद्धि बराबर वृद्धि बटा मूल्यमान। परसेंटेज वृद्धि निकालते हैं तो, और परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो वृद्धि क्या हो रहा है, V0 इंटू 0.41, और मूल्यमान कितना है, V0 है, और इंटू 100, तो V0 से V0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 41%। यहां से इसको गुना करेंगे तो 41% आ जाएगा। कहने का मतलब यहां से यह हो गया कि अतः यदि किसी उपग्रह का, नहीं आ रहा वीडियो, सब पर्सनल प्रॉब्लम हमको ही अथी करके वो कर देता है। यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग 41% बढ़ा दिया जाए
तो वह उपग्रह अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाएगा, पलायन कर जाएगा। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट। बस हो गया, इसको उतार लो, हो गया अब तुम लोग की पूरा ये कंप्लीट। क्या नहीं, नहीं समझ में आया? चलो एक है, चलो समझा देते हैं। यहां तक समझ में आ गया है? यहां तक समझ में आ गया है? अब हम कह रहे हैं कि हम निकालते हैं कि यहां तक तो हम जान गए कि कितना कक्षीय वेग को कितना गुना हम कर रहे थे, तो वो पलायन कर जाएगा। तो कक्षीय वेग को कितना कर रहे हैं? √2 गुना कर रहे हैं। तो वह क्या हो जाएगा? वह कोई रिपीट नहीं करेगा, वह उपग्रह क्या होगा? अपना कक्षा छोड़कर पलायन कर जाएगा। अब यही चीज हम कह रहे हैं कि हम कक्षीय वेग में कितना परसेंटेज वृद्धि करें, कितना परसेंट वृद्धि करें, ताकि वो क्या करे? अपना कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाए। तो हम जान रहे हैं कि ये रिलेशन क्या होता है? v एस्केप वेलोसिटी बराबर √v0 होता है। ठीक है, अब इसी को √2 को वैल्यू क्या होता है? 1.41 होता है। ऐसे जनरली पूरा वैल्यू लिखते हैं तो 1.414 होता है ना। तो हम दो अक्षर तक लिए हैं, दो अंक तक लिए हैं, तो ये 4 को हटा दिए हैं, इसलिए हम करें कि 1.41 होता है। तो 1.41 भी नोट हो गया। अब हम कह रहे हैं कि कक्षीय वेग में कितना वृद्धि हुआ? एस्केप वेलोसिटी से हम यदि कंपेयर करें तो कक्षीय वेग में वृद्धि कितना हुआ? तो ये एस्केप वेलोसिटी इतना है और कक्षीय वेग इतना है, तो कक्षीय वेग एस्केप वेलोसिटी में से कक्षीय वेग को घटाएंगे तो कक्षीय वेग में वृद्धि हमको निकल जाएगा। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? और कौन थे? समझ में आ रहा ना? चलो, तो यहां कक्षीय वेग में वृद्धि आ गया। अब वृद्धि हम वही निकाल रहे हैं, बात बंद करो। वृद्धि यदि निकालते हैं तो v0 इंटू 0.41 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा ना। तो जब इतना वृद्धि निकल गया तो कक्षीय वेग में परसेंटेज वृद्धि हम निकालते हैं। तो परसेंटेज वृद्धि के लिए फॉर्मूला हम बताए थे, ठीक है, कि वृद्धि बटा मूल्यमान, जो मूल्यमान है वो अगुने 100। तो वृद्धि कितना हुआ? v0 इंटू 0.41 और मूलमान कितना? कक्षीय वेग का मूलमान कितना? v0 है, तो v0 से v0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 41% आएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि कक्षीय वेग में यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग 41% बढ़ा देते हैं तो वह उपग्रह अपनी कक्षा छोड़कर क्या हो जाएगा? पलायन कर जाएगा। यानी कि 41% बढ़ा रहा है तब ना ये एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए कहेंगे कि यदि किसी कक्ष उपग्रह का कक्षीय वेग 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपना पलायन अपना कक्षा छोड़कर क्या हो जाएगा? पलायन कर जाएगा। सिंपल। ठीक है, बस इतना एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिलेटेड इतना क्वेश्चन था। चलो अब कर सकते हो, अब तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। दिख रहा ना जी? धुंधला रहा ना? ऐसा तो नहीं है, देखो कनेक्शन चेक करो। होता क्या है ना तुम लोग के कि जैसे नेटवर्क चलते चलते तुम लोग क्या थे, थोड़ा सा स्लो हो जाता, हमको लगता है कि इसके कारण से धुंधला लास्ट में दिखने लग जाता है। चलो
ठीक है, आज भर इतना ही रहेगा। अरे इसमें एमबी कहाँ खाता है यार, इसमें तो 200 एमबी में पूरा क्लास 1 घंटा कर लेगा। हाँ क्या? हाँ रूम पर ही रह रहे हैं। आए? हाँ गया मैं। यहाँ पढ़ रहा है, लाइव पढ़ रहा है, क्वेश्चन पूछ के कर रहा है तो संतुष्टि नहीं हो रहा है। यूट्यूब पे पढ़ेगा तो फिर इतना क्वेश्चन जो करता है कर भी नहीं पाएगा। अरे तुम्हारा कनेक्शन में प्रॉब्लम है बाबू, समझा? नहीं है तो तुम इसी पर रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब की तरह आ जाता है, तुम यूट्यूब की तरह देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझा? रि- पूछ लो सर से, हम अभी बात नहीं किए हैं सर से। ठीक, 11 बजे से है, जाओ तुम लोग अब मैथ की क्लास करो। ठीक है, बाय।